ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ 2024-25 SS मादरी प्रश्न सेट 2 कन्नड़ा जबानदानी दुवम आसान उर्दू जबान में हल हिस्सा दुवम सवालात 26 ता 38 तक। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ। तो इसके लिए आपको 3 मार्क्स होंगे। तो कौन सा दिया देखिए 26 का। ತಟ್ಟೆಯಳು ಕರ್ಪೂರ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಗುವಲು ದೀಪದೆದರಿಗೆ ತಿಮಿರ ಸರಿಯುವಂತೆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಉಗಾಡಿ ಹಾರಾಡಿ ಫಲವೇನು। तो इसका आपको सारांश लिखना। ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು CPK ಇವರು ಬರೆದ ಬೊಗಸೆ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸದ್ದ ಮಾಡದಿರು ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। पहले आपको शुरुआत में लिखना है कि शायर का नाम और उसके किससे इंतखाब किया गया है। ಕವಿ CPK ಅವರು ಸದ್ದು ಮಾಡದಿರು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಂಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। तो इनके मुताबिक हम आडंबर ताहिरी दिखावा और प्रदर्शन सब कुछ शोबिज, तो इस तरह से हमारी अपनी ज़िंदगी को हम बर्बाद कर रहे हैं। ಅದರ ಬದಲು ಶಾಂತಿ ಸಹನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸೊಗಸಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हम इन सारी चीज़ों को तर्क करके बाला के शांति सहने पुरसुकून अमन और बर्दाश्त के साथ में और अहंकारवन्नति अपनी अना को हमें तर्क कर देना है। तो इस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। तो बहुत से तो हमारी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए उदाहರಣೆ मिसालें के जरिए से उन्होंने बताया। ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಜರುಗುತ್ತಿವೆ। ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಸಹನೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು। प्रकृतिಯಲ್ಲಿ यानी कुदरत में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो गुजर रही हैं और वो पुरसुकून और आवाज़ के बगैर ही हो गुजर रहे हैं। तो इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में गुजर ಕರ್ಪೂರವು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ कापुर प्लेट में आग की गर्मी की वजह से पिघल चला जाता है। द्विपद ಮರೆಯಾಗುವಂತೆ ನಾವು और आहिस्ता वो डिसअपियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ಸಹ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು। ಕೂಗಾಡಿ ಹಾರಾಡುವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದು, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸಹನೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕವಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, प्रीति विश्वास यानी प्यार और मोहब्बत के साथ में एतमाद के साथ में अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। ಕೋಪ ತಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಹನೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಳಾಗುವುದೇ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಹಾಳಾಗುವುದೇ ಹೊರತು ಮಿಥ್ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ। ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೌನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। तभी लिखेंगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे। अब हमारा है RC। ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಲಕ್ಷಣ ಬರೆದು समन्वयಗೊಳಿಸಿ। तो यहाँ पर RC दिया गया है, उसमें आपको मालूम है सबसे पहले अलंकार का नाम लिखना है, फिर दूसरा उसकी खुसूसियत और उसके आखिर में समन्वय करना है। तो देखिए पहला हमारा 27 3 मार्क्स होंगे इसको। ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಂತೆ कंगोलिसुत्तिद्दरु, ये हमारा सवाल है। तो अब इसके लिए जवाब देखिए। तो अलंकार का नाम क्या है, उपमा अलंकार। दूसरा लक्षण क्या है, देखो ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುವುದೇ ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ। ಉಪಕಾರ या तो उपमा अलंकार एन्नुತ್ತೇವೆ। एक चीज दूसरे की तरह है, इस हमें तशबी लेते हैं ना, तशबी को ही कहते हैं। अब उपमेय यहाँ से मुराद किसको तशबी दी रही है, राम और लक्ष्मण को तशबी दी जा रही है। किसकी दी जा रही है, अश्विनी देवतेಗಳು। ये हिंदुओं में अश्विनी देवते हैं, गालिबन 3 होंगे, उनको दी जा रही है। अब उसके बाद में उपमावाचक शब्द यानी इसका कौन सा वो वजह लफ्ज़ तशबी कौन सा है, अंते, जैसे लाइक है ना, अंते समन्वय। ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯವಾದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಉಪಮಾನವಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ಹೋಲಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು उपकार अथवा उपमा अलंकारवाಗಿದೆ क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे का तकाबुल किया गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ಕೆಳಗಿನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು विस्तृत बरेरी। 3 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। उसमें देखिए रोमन क्वेश्चन नंबर 7 और जेली क्वेश्चन नंबर 28। ತಾಳಿದವನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ ದ್ವನ್ನೆಗೆ निमिष। तो हमारा जो अब हम इसमें से एक गादे मात लेंगे यानी कहावत कौन सी लेंगे, कुंभारनिगे वरुष ध्वन्यगे निमिष। यहाँ कुंभारनिगे वरुष से मुराद यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुम्हार क्या करता है, वो अच्छी तरह से पहले मल लेता है, फिर उसे तैयार करता है, बाद में जाकर मटकी बनाता है। वरुष यानी उसे यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है उसे। ध्वन्यगे यानी लकड़ी से, ध्वन्य यानी अच्छा खासी लकड़ी, जिससे निमिष यानी वो मटकी तोड़ने के लिए वो सिर्फ चंद मिनट या तो चंद सेकेंड लगेंगे। निमिष यानी बहुत कम वक्त यहाँ पर। इसके ज़ाहिरी मानी लेने का, बातनी मानी लेने का। पीठी के तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी तारुफ। ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಎಂಬುವಂತೆ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು सर्वकालिक सत्यವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ। तो हमें सबसे पहले इसकी तारीफ करना है 2-3 लफ्ज़ों में कि वेद जैसे कि लास्ट पेपर में भी हमने किया था, फिर उसके ज़्यादा तफसील यहाँ पर नहीं लेंगे। ಇವು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವದಿಂದ ಬಂದಿವೆ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ भिन्नवाद अर्थದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मेलनोटक यानी ज़ाहिरी इसके मानी कुछ अलग होते हैं, मिजाजी कुछ, हकीकी मानी कुछ अलग होते हैं इसके। ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ ಧ್ವನ್ಯಗೆ निमिष ಎಂಬುವುದು ಕನ್ನಡದ ಜನप्रिय गादे माताಗಿದೆ। तो कन्नड़ के जितने भी जनप्रिय से मुराद यहाँ पर मशहूर लोगों में मकबूल कहावत है। तो विवरण देखेंगे हम, इसकी तफसील थोड़ा सा देख लेंगे। ಕುಂಬಾರ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಹದ ಮಾಡಿ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ समय ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। तो देखो कुंभार वो पहले सबसे पहले वो मिट्टी लाएगा, फिर उसको अच्छी तरह से हद ಮಾಡುವುದು यानी तैयार करेगा, फिर उसके बाद में मटकी बनाएगा। इसके लिए वक्त ज़्यादा दरकार है, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಲು ದೊನ್ನೆಗೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ। इतनी सारी मेहनतें बस 1 मिनट में ही उस लकड़ी के ज़रिए से, उस छड़ी के ज़रिए से होगा, क्योंकि एक ज़रब ही उसे काफ़ी है टूटने के लिए। ಕಟ್ಟುವುದು ಕಠಿಣ, ಕಡಿಮೆಯು ಕೆಡಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು कठिन यानी किसी चीज़ को आप तामीर कर रहे हैं तो बहुत वक्त लगेगा उसके लिए, लेकिन ಕೆಡಿಸುವುದು को गिराना बहुत आसान है। ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಗಾದೆ ಮಾತೆ अर्थ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ। अगर आपको समाज में कोई अच्छा काम करना है, तरक्की करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। ओवरनाइट में, दिन में, चंद दिनों में आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली। इसके लिए आपको लंबे समय तक, वक्त तक आपको मेहनतें करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ संदर्भ ಮತ್ತು सावरस्यಗಳನ್ನು बरेरी। तो यह आरसी आ गया हमारा, जैसे आपको पता है 5 होंगे 3 मार्क्स के लिए पर फी। 29 ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಮರ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। देखिए अब मशकों में से नहीं आ रहे हैं, आरसी जो पूछ रहा है वो पोयम में से पूछ रहा है और गद्य भाग से पूछ रहा है। आइके देखिए ये कहाँ से इंतखाब। ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರಾಮಿತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ವನಮರದ ಗಿಳಿ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। एक मार्क्स आपको। के शायर का नाम, उसका खिताब, वो किस दीवान से या अदब किस किताब से, और आखिर में उसका उस नज़म या सबक का नाम। नेक्स्ट हम देखेंगे 30। समाजದ ಹಣದಿಂದ ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। तो ये देखिए किसका है, ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ सबक से लिया गया है। तो देखिए ಆಯ್ಕೆ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಎಂ.ಕೆ. ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ ಎಂಬ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। रमेश गौड़ा एम.के. के लिखा हुआ गानयोगी पुट्टराज गवाई सबक से इसका इंतखाब किया गया है। संदर्भ यानी मतन कब कहा जा रहा है, कौन सा सिचुएशन था। ಈ ಮಾತನ್ನು ಪುಟ್ಟರಾಜರು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। वो अपनी माँ से मुखातिब हैं। ತಾಯಿ ಮಗನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ
बेटा अब तालीम पूरी हो चुकी है, अब घर आ जाइए. ನಿನ್ನ ಮಗನೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸು ತಾಯಿ ಎಂದು ತಾಯಿಯ ಪಾದ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. यानी मुझ पर जो पैसा खर्चा हुआ है वो समाज का पैसा खर्चा हुआ है, तो इसलिए मुझे समाज की खिदमत के लिए आप डेडिकेट करें, वक्फ करें. पैर पकड़ के उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं. स्वावरस्य, देखिए तो इसका सावरस्य क्या होना चाहिए. ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ संदर्भ सावरस्यवाಗಿದೆ, यानी अपनी पूरी ज़िंदगी को समाज के लिए उन्होंने वक्फ करने का जो इरादा किया था उस वक्त की एक सावरस्य है. 31 नेक्स्ट, ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗಲಾರದು. इसको कहाँ से लिया गया देखिए. ಆಯ್ಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುಪ್ಪಳಿಯ ವೆಂಕಟಪ್ಪನ ಮಗ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರು ಬರೆದ ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಎಂಬ ನಾಟಕದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. एक ड्रामा है, कौन सा है, ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ, उससे इसको उठाया गया है. आप देखिए संदर्भ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗೋಪಾಲನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡನು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲನು ಭಯಗೊಂಡು ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಗೋಪಾಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. तो ये तालीम हासिल करने के लिए हजरत वो जंगल से गुजरना पड़ता था, तो उस वक्त में इन्होंने कहा अम्मना मात सुलागलारदु. इनका भाई को जब बुलाता हो अन्ना अन्ना तो नहीं आता उन्हें, हजरत रहे तो आता ना. तब उसकी माँ की बात पर उसको शक आता है, लेकिन फिर भी बोलता है कि नहीं, अम्मा कभी भी झूठ नहीं बोलेगी, वो भैया यहीं पर कहीं रहेगा. सावरस्य, ಇಲ್ಲಿ ಮಗನು ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. सावरस्य से इसका मैसेज क्या है हमारे लिए कि ಮಗನು ತಾಯಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದರೂ माँ बेटा और बेटी के लिए जो भी कहेगी वो हमेशा क्या है, सच कहेगी. इसका पुख्ता यकीन हमें होना. बलवाद पुख्ता ನಂಬಿಕೆ ಯಕೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 32 ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಡೆದನು. ಆಯ್ಕೆ देखो कहाँ से उठाया इसको. ಆಯ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸಬರದ್ ಅವರ ಬರೆದಿರುವ ಪದಕಟ್ಟಿ ಹಾಡೇನ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಹಾಡು ಎಂಬ ಪದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. शायर डॉक्टर बसवराज सबरद और इनकी जो किताब दीवान है, जो नज़मों का मजमुआ वह पदकट्टी हाड़ेन, और ये नज़म जो है बोधि वृक्षद हाड़ू, इससे इसको इंतखाब किया गया है. संदर्भ देखिए. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕವಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ತನ್ನ पत्नी मग अरमने ತೊರೆಯುವ संदर्भದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. तो ये कब कहा, ये संदर्भ कब था कि शायर ने कहा है. कब कहा है, जब सिद्धार्थ बुद्धा अपनी बीवी बच्चे और आलिशान महल को छोड़ देता है, उस वक्त में कहा. युद्ध बिಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮಗ ಅರಮನೆಯ ಮೋಹವನ್ನು ತೊರೆದು ಯಾವ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವೀರನಂತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. यानी उस वक्त में एकांगियागी अकेलापन महसूस करते हुए रात के वक्त में ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ, कोई सिमत भी नहीं और कोई एम भी नहीं है, कोई डेस्टिनेशन भी नहीं है, मंजिल भी नहीं है, लेकिन वो एकांगियागी है रात के वक्त में. वीरनंते, अब रात में जाना को तो वीरत्व होना ना जी. यहाँ पर हिम्मत है. हिम्मत, वीर से मतलब हिम्मत, बहादुरी. सावरस्य, ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ಮಾನವರ ಬದುಕಿನ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು प्रयत्नद सावरस्य ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ व्यक्तवाಗಿದೆ. तो ये सावरस्य, इसका अहम पैगाम ये है कि सिद्धार्थ इंसानों की ज़िंदगी में जितने भी दुख हैं उनके लिए उसकी वजह की तलाश के लिए वो निकला और उसके हल के लिए. नेक्स्ट है 33 ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ. ಆಯ್ಕೆ देखो कहाँ से उठाया इसको. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು ಗದುಗಿನ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, इसका नाम कुमारव्यास का नाम ಗದುಗಿನ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬರೆದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಎಂಬ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ದ ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. तो आपको इतना भी नहीं है तो बस कुमारव्यास और उसके बाद निट्टोटदली हायदनु बिट्ट मंडली, वही वो हेडिंग भी वही है और उसमें नज्म का एक हिस्सा भी वही है. एक स्टांजा. संदर्भ कब कहता है देखिए. ಕೌರವರ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹೆದರಿದ ಉತ್ತರನು ಕೌರವ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು
ತನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಥದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಧುಮುಕಿ ಬದುಕಿದೆ ಎಂದು ಕೆದರಿದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. तो ये संदर्भ कितना खूबसूरत है, देखिए कि इसने वो जो कौरवों का फौज थी उसे देखते ही ये घबरा गया। घबरा कर, ये कौन था? ये उत्तर कुमार था। और उसके बाद में ये पीछे से वो रथ के पीछे से निकला, फिर सर खुजाते हुए जोर से भागने लगा। उसी वक्त में कहा था निट्टोटदली हाइदनु बिट्ಟ ಮಂಡೆಯಲಿ सावरस्य। उत्तर कुमार ने हेड़ी ಎಂಬುದನ್ನು ಈ स्पष्ट बताते। तो सावरस्य इसका जो मैसेज है हमारे लिए कि उत्तर कुमार जो था वो बहुत ही बुज़दिल था, ಹೇಡಿತನ, इसकी वजाहत करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 9, ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು पूर्णಗೊಳಿಸಿ बरेरी। तो इसके लिए कितने मार्क्स हैं हमारे? 4 मार्क्स हैं। तो इसका पद्य वो जो दिया रहता है थोड़ा दो ऊपर का स्टांजा नीचे का स्टांजा, आपको दरमियान के स्टांजा डाल देना। 34 यह है वचन से लिया गया है अक्का महादेवी के। तो आपको चाहे तो नीचे यहाँ पर अक्का महादेवी लिख देंगे तो भी बेहतर होगा, कि उसको पता चलेगा कि आपको बहुत कुछ जानते हैं आपके। यहाँ पर देखिए, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೊಡಂದಯ್ಯ, ಸಮುದ್ರದ ತಡೆಯಲೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ನೊರೆ ತೊರೆಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೊಡೆಯಂತಯ್ಯ, ತಂತೆ ಒಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದಡೆಯಂತಯ್ಯ, ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ, ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳು ಬಂದಡೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವ ತಾಳದೆ समाधानियागिरबेकु। तो आप ऊपर के नीचे के जो लाइन है इसको आईजेसिटी लिख देना है, और उसके बाद में 34 और नीचे का वो कवित्री का नाम। दूसरा यहाँ पर है, अगर आपको ऑप्शन वो नहीं है तो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, वो भी क्या है, वचन से ही उठाया गया है। तो वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नए जो वचन इस मर्तबा जो ऐड किए गए हैं उनको आप याद कर लीजिए मेमोराइजेशन। यहाँ पर ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನು ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಕಾಲೆ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಶಯ್ಯ, ಉಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ, ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿ ಉಂಟು ಜಂಗಮ ಕಳಿವಿಲ್ಲ। तो इस तरह से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8 ಅಥವಾ 10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ तरीसी। तो आपके लिए को 4 मार्क्स रहेंगे। तो यहाँ पर 10 से ज़्यादा मुकम्मल जुमलों में आपको लिखना है। यहाँ पर 2 दिया है, ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಮಾಲೆಯ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರು ವರ್ಣಿಸಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೆಚ್ಚುವ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿರಿ। इसका मतलब यहाँ से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। या और ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಮಾಲೆ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು, सारांश से मुराद यहाँ पर समरी को आपको खुलासा लिखना अपनी जुबान में, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ, अपने जुमलों में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर हम देखेंगे, ಹೆಂಗಸರು ಹೂವಿನ ದೀಪದ ದೊನ್ನೆಗಳು, ಎಲೆಯ ದೊನ್ನೆ, ಅದರ ತುಂಬ ಹೂವು, ಅದರ ನಡುವೆ ಒಂದೊಂದು ಎಣ್ಣೆಯ ಬತ್ತಿ, ಈ ಬತ್ತಿಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಗಿರಿ ಹಿಡಿದು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಉರಿಯುವ ದೀಪದ ದೊನ್ನೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಿಡುವ शुरू ಮಾಡಿದರು। तो जैसे ही वहाँ पर वो देखते हैं, तो यहाँ में पहले का देख रहे हैं दृश्य वाले, तो औरतें क्या कर रही हैं, बहुत सारे फूल लिए हुए हैं और उसके बाद में उदबत्तियाँ लिए हुए हैं और पत्तियाँ लिए हुए हैं, उन सबको वो उदबत्तियों को सिलगा कर वो और बत्तियों पर लगाकर पानी में तैरने के लिए वो गंगा नदी में छोड़ दे रहे हैं। ಸಂಜೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೂರೆಲ್ಲ ಸಾವಿರಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಎನ್ನುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ನದಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಿಕ್ಕೇರಿದರು। जैसे ही शाम हो रही थी तो उसमें 1000 नहीं, पहले 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि लाखों लोगों का एक मजमुआ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ दोनों किनारों पर पूजन वೀಕ್ಷಿಸಲು, वहाँ पर वो गंगा पूजा होता है ना, आरती, तो देखने के लिए सब ಕಿಕ್ಕೇರಿದರು घुस जाना एक दूसरे में। ಸಂಜೆಯ ಕೆಂಪು ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಮಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ। ಗಂಗಾಮಾಯಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಹೆಂಡತಿಯರು ತೇಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಹೂವಿನ ದೊನ್ನೆಯ ದೀಪಗಳು
ನದಿ ಜಲದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸತೊಡಗಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ದೊನ್ನೆಗಳು ತೇಲಿ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ यहाँ दोनों से मराद पत्ते भी हो सकते हैं और उस वक्त में बहुत सारी औरतें ये दोने छोड़ रहे हैं. ಒಂದೆರಡು ಮಾರು ದೂರ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಸೆಳವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುಗಿನ ಸುತ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಹತ್ತಿದ ದೀಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆರಿದವು. ಆರಿ तो वैसे ही आगे जाने के साथ में वहाँ पर ये ಒಂದೆರಡು मारो यानी थोड़ा सा दूरी पर जाने के साथ में सेळुविगे, सेळुवु बोले तो यहाँ पर करंट है, जाओ करंट वर्क. और उसको जैसे ही वो सेळुविगे वो करंट पर चले गए तो वो जो दोने था वो उल्टा हो गए और पानी में गिरकर और जो दीप उन्होंने जलाए थे चरागे वो खत्म हो गए, बुझ गए. ಅದರ ಜೊತೆಗಿನ ಹೂಗಳು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. और उसके साथ में बहुत सारे जो दिक्कापालू यानी सिमत के बगैर कोई एक टाइयून सिमत के बगैर ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದವು. वो कटाव की तरह मिट्टी के कटाव की तरह वहाँ से धुलकर चले गए. ಕೆಲವು ದೊನ್ನೆ ದೀಪಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದವರೆಗೆ ಉರಿಯುತ್ತಾ और उसमें से चंद और भी थोड़ा आगे की तरफ जल रहे थे. ನದಿಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನಿತರ ದೊನ್ನೆಗಳು ತಲುಗಿ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. और एक दूसरे को टक्कर मार रहे थे और ऊपर सर नीचे हो रहे थे यानी औंधा पड़ रहे थे. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಬಾಧಿತವಾಗಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಉರಿಯುವ ದೀಪಗಳು ಸಹಿತ ದೂರ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವು. ಇನ್ನೂ ದೀಪಗಳು ನದಿಯ ಹರಿವಿನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯಮಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎಂದು ಕವಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो उसी तरह वो आगे चलकर देखता है कि ये बहुत सारे इनको देखते ही अद्भुत अमेजिंग लग रहा था वो नज़ारा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. यहाँ पर क्या दिया गया, गद्य भागವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ उत्तर बरेरी. 4 मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा. आरसी का है आपको मालूम है तो आप सॉरी माफ़ कीजिए इक्तबास है ये पैसेज है, पैसेज रीड करना है आपको इनके 2 मार्क्स में. जैसे मैं इसके ताल्लुक से पहले भी ट्रिक्स बता चुका हूँ, उसको आप अपनाइए. पहले आप सवाल पढ़ लें फिर उसका जवाब तलाश करें, या तो फिर वो आर्ट्स में पैसेज में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कआउट करें फिर उसके बाद में जवाब तलाश करें. या तो आखिर में सब कुछ नहीं आएगा तो ये बदुकिनल्ली मतीय महत्ववेनु, ये बदुकिनल्ली मतीय जहाँ भी आया सामने के 2 लाइन पीछे के 2 लाइन लिखने का आराम से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 रोमन क्वेश्चन 12. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿ. तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है मजमून में. तो 4 मार्क्स होंगे, 2 देता है. त्याज्य वस्तुविನ समर्पक निर्वहणे. एक है त्याज्य वस्तु मुराद हमारे वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं ना हम, जो हमारे जो इस्तेमाल के बाद में जो बकिया चीज़ें बनते फुजला जो बन जाता है चीज़ों का, उन चीज़ों को किस तरह से हमें मैनेजमेंट करना है, निर्वहन करना है, इंतज़ाम करना है, उसका रिसाइक्लिंग वगैरह. एक दूसरा आधुनिक ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ सद्बळिके. तो दूसरा एक बहुत आसान भी है, इम्पोर्टेंट भी है कि जदीद तालीमी मैदान में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल. तो हम वही लिखेंगे. तो किस तरह से आना, सबसे पहले क्या है हेडिंग डालेंगे आधुनिक ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ सद्बळिके यानी उसका अच्छा इस्तेमाल. चोरियाँ तो बहुत हो रही हैं. ಪೀಠಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ये पीठिके लिखना आप यानी क्या है, इसका सबसे पहले इसकी अहमियत लिखना. जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे इक्तसाद में आकर्षक यानी बहुत ज़्यादा पुरकशिश बना रहा है, और उसके बाद में सुलभ आसान बना रहा है, और प्रवेशिसಬಹುದಾದ यानी क्या हर एक को एक्सेसिबिलिटी है वहाँ पर आपको दस्तयाब है. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ और पुरअसर भी है. ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ರಾಂತಿ से मुराद यहाँ पर इनकलाब ही बर्पा किया है तालीमी मैदान. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು सहाय ಮಾಡುತ್ತದೆ. और हमारे जो तलबा हैं उनकी एक फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए ऐसे ज़बरदस्त हुनर वो डेवलप कर रहा है जिसकी वजह से आप आगे आपके लिए आसानी हो. उदाहरण के सहयोग, समस्या परिहार ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ. देखो सहयोग से मुराद यहाँ पर इत्तफाक, मेल जोल, बाहमी
समस्या परिहार, मसाइलों का हल, विमर्शात्मक यानी यहाँ पर कॉग्निटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और इख्तरा, ये सारी चीज़ें इसी में आ गए. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ आधार ಮೇಲೆ ಪಾಠವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. देखिए इसके कितने प्रयोजन है. देखिए आप ये कह रहा है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये अपनी एक स्पीड होती है. हर बच्चे की अपनी अपनी स्पीड होती है. कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, कोई फ्रंट है, बैक बेंचर है, तो वो अपने अपने हिसाब से पढ़ेंगे. तो और असातिज़ा बच्चों की आसक्ति यानी दिलचस्पी के मुताबिक अपना पूरा लेसन नोट तैयार कर सकते हैं. देखिए कितने इसके इस्तेमाल आते हैं. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, उससे पहले हम ये देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, ये देखेंगे कि हमारे जो जब असातिज़ा हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उसको हम अपने में हल कर सकते हैं. और क्या क्या कर सकते हैं, शेयर कर ले सकते हैं. शेयरिंग एंड केयरिंग चलते रहता है ना, हर चीज़ देखिए बगैर शेयर कर देते हैं हम. परस्पर बेंबल यानी सपोर्ट कर सकते हैं. किसी के शेयर के ऊपर लाइक्स देना का मतलब क्या है, उसे पसंद भी करना है, सपोर्ट भी करना है का मतलब. नेक्स्ट, ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. इसका मतलब क्या है, आप अगर आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है या ऐसा डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी संपन्मूल यानी वसाइल, तालीमी वसाइल को यानी नोट्स को आप क्या है एक्सेस कर सकते हैं. वहाँ तक रसाई आपकी हो सकती है. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಯೋಗ, यहाँ पर ಸಹಯೋಗ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. दूसरी चीज़ क्या है, ये जो एक्सेसिबिलिटी है भौगोलिक, यानी अब आप यहीं पर बैठकर अमेरिका के नोट्स एक्सेस, लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, ब्रिटेन के लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, दिल्ली, नोएडा, जितने बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ के, यानी भौतिक यानी तबई जितने भी हमारे जो आड़ हैं उनको तोड़ सकते हैं. सिंपली ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗೆಳೆಯರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. आप यहीं पर कर्नाटक में बेलगाम ज़िले में बैठकर आप आराम से पूरे के पूरे दुनिया के जो एक्सपर्ट असातिज़ा हैं और लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ के वसाइल हैं, वहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं. अब उपसंहार ये लिखना ज़रूरी है. खात्मा कन्क्लूज़न करते ना, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮೂಲಕ निर्णायक पात्रವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. तो तालीमी मैदान में क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर आसानियाँ और पुरकशिश और मौसर अंदाज में कर रहा है. और निर्णायक पात्र यानी फैसला कुन ರೋಲ್ है इसका. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, सहयोगिसಲು ಮತ್ತು डिजिटल युगಕ್ಕೆ सिद्धरागಲು सहाय ಮಾಡುತ್ತದೆ. तो आज का दौर जो है वो डिजिटल दौर है, उसको मुताबिकत कायम करने के लिए और उसका सही इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही अच्छा है. और बहुत से इसके गलत इस्तेमाल में उसको हम रोक सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा आखिरी सवाल है इसका, सवाल नंबर 13. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ पत्र बरेरी. तो यहाँ पर 5 मार्क्स होंगे. पूरा बॉडी ऑफ लेटर आपको तैयार करना है. लेकिन अब क्या है तो पहले ही है क्या दिया है, ऑफिशियल लेटर दिया है, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ दिया है. देखिए 38. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಬಸಪ್ಪ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು. तो देखिए, तो अब आप अपने आप को क्या करें, चामराजनगर जिले के हनूर तालुक के मंगल ग्राम यानी वो देहात के मुकीम बसप्पा आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, तस्वर कीजिए. फिर आपके यहाँ क्या मसला है, देखिए, ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಹನೂರು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. तो आपको क्या है, यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर को हनूरू जोन के फॉरेस्ट ऑफिसर को एक रिक्वेस्ट लेटर लिखना है. क्या उसमें आपका विषय क्या होना चाहिए, ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸೆ. ಕಾಡಾನೆ से मुराद यहाँ पर
जंगल में जो हाथी हैं वो हैवॉक पैदा कर रहे हैं, जो नुकसान पैदा कर रहे हैं, उनके नुकसान से हमारा तहफ़्फ़ुज़ बख्शने के लिए एक रिक्वेजिशन लेटर लिखा। तो देखिए किस तरह से, नीचे भी एक है लेटर है और ये भी स्कूल के ताल्लुक से ये पर्सनल लेटर है, ऊपर ऑफिशियल दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके राइट साइड में डेट लिखेंगे 19, आज की डेट 19/1/2025। आपके लेफ्ट साइड ಇವರಿಂದ यानी ಮುಂಜಾನೆ कौन तुम्हें बसप्पा इमेजिन करे थे ना, मंगळ ग्राम, हनूರು तालुकु, चामराजनगर जिले आपका। अब ಇವರಿಗೆ यहाँ पर मान्य, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं मान्य। कौन वलय अरण्य अधिकारिಗಳು हुनूರು तालुका चामराजनगर जिले, या तो आप वलय अरण्य अधिकारिಗಳು हुनूರು तभी लिखे तो भी चल जाता। दूसरा नेक्स्ट स्टेप आपको 2 मार्क्स मिले। थर्ड ऑफ नेक्स्ट मान्य रहे विषय आपका मजमून क्या देखिए, ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ। तो काड़ानेಗಳು जो जंगली हमारे हाथी हैं, इनके हावड़ी से मुराद यहाँ पर नुकसान या तो उनकी शरारतें, तो इसको इनको तप्पिसಲು, उनका तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप सूक्त क्रमಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು, मेजर्स लेना, आप अक़दामात लेना। इसके लिए देखो अब शुरू करेंगे वहाँ से मान्य, लेकिन ನಾನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಾಮ, एक्चुअली क्या आना था, ईमेल ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಅನ್ವಯ ನಾನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಬಸಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ। तो हमारे गांव में ये फसल के मौके पर आकर उस फसल को खाकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। ಈ ವರ್ಷವು ಭಾರೀ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ। तो हमारी फसल अच्छी खासी उगकर आई थी, लेकिन आक्रमण, इनके हमले की वजह से क्या हुआ है, हमारे फसलें ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಮುಕಮ್ಮಲ್ तौर पर खत्म हो चुके हैं। ಇದು ಕೆಲವ ಕೃಷಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, सिर्फ फसलों के लिए ही या तो काश्तकारी के लिए उतना ही नहीं है। उसके बाद में ಬೆಳೆಯಿರುವ पक्षिಗಳು ಜೀವಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ। ऐतराफ़ में रहने वाले जितने परिंदे हैं और उसके बाद में इंसानी ज़िंदगी को भी ये नुकसानदाह हैं। ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ और हर रोज़ मसला बढ़ता ही जा रहा है। तक्षण गमन हरिसಬೇಕಾದ अगत्यविದೆ। तो आप बहुत जल्द इस पर फैसला करके हमें तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाएं। धन्यवादಗಳೊಂದಿಗೆ शुक्रगुजारी के साथ में। नेक्स्ट आपके राइट साइड में तಮ್ಮ विश्वासी बसप्पा, तुम्हें कौन है अभी बसप्पा तुम्हें। नेक्स्ट राइट आपके लेफ्ट साइड में मंगळ ग्राम हुन्नूರು तालुकु, इतना लिखेंगे, या तो हुन्नूರು अत्ता भी लिखेंगे तो काफ़ी है, लेकिन ये इतना ज़्यादा लिखे तो क्या मसला नहीं। तो इस तरह से आपका ये पर्चा यहाँ पर ख़त्म होता है, 2 मॉडल पर्चे। इंशाअल्लाह मैं आगे आने वाले जो और भी मॉडल क्वेश्चन पेपर्स और उसके बाद में प्रिपरेटिव के क्वेश्चन पेपर भी हल करके डालने की कोशिश करेंगे। आप भाई लोग इसका इस्तेफ़ादा उठाएं और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। शेयर का मतलब केयर करना है, उन्हों भी पास होना तुम्हारे साथ में, आप उसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।